अफ्रीका का एक हिस्ट्री है फॉरेन इन्फ्लुएंस और फॉरेन इंटरफियरेंस का, बिकॉज इट हैज ऑलवेज बीन प्रॉक्सिमल टू यूरोप and it has been proximal to Middle East. Africa has always been at the crossroads of this big civilization. 146 BC में रोम ने कार्थेज को जब डिफीट किया था, तब से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस का स्टोरी शुरू हुआ. ओवर्ट इन्फ्लुएंस नहीं. There began exchanges of ideas of people. Trans-Saharan slave trade started from 7th century, which resulted in the Arabization of Africa. This is the most enduring involuntary migration in history. ट्रांस-सहारान स्लेव ट्रेड जो है ये इन्वॉल्व क्या करते थे, कैप्चर करो और सेल करो ऑफ अफ्रीकन्स इनटू द अरब वर्ल्ड, और इसके साथ साथ में हैंड इन हैंड इस्लाम भी स्प्रेड करने लगे. आज के दिन में अफ्रीका हैज बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, अल कायदा से लेके आईसिस तक, आईसिस से लेके बोको हराम तक, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड शुरू हुआ 14th सेंचुरी से. इसका रिजल्ट था क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ अफ्रीका. तो ये चला करीब करीब 300 से 400 साल. ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, रैंडम लाइंस, स्टंटेड ब्रेन डेवलपमेंट, लो स्किल्ड वर्कर, हाई फर्टिलिटी रेट, उसके साथ मिल जाता है मॉडर्न डे गवर्नमेंट का करप्शन, शॉर्ट साइटेड विजन, ओपेसिटी इन डिसीजन मेकिंग. अफ्रीका आज के दिन में हैज बिकम द लास्ट बैटल ग्राउंड फॉर द ग्लोबल प्लेयर्स. द मेन प्लेयर्स इन अफ्रीका: चाइना, यूएसए, रशिया, इजराइल, ईरान. नमस्कार, जय गुरु एंड वेलकम टू हार्टलैंड डायरी. हार्टलैंड डायरी में स्वागत है. आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अफ्रीका को लेके, जस्ट अ लिटिल बिट. सो नीडलेस टू से, आप लोगों ने बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सो दिस इज अ रिक्वेस्ट वीडियो. बहुत हफ्ते से ये रिक्वेस्ट आ रहा है एंड आई नो दैट इट टुक मी सम टाइम टू सिट विद दिस वन. ये ना थोड़ा सा टाइम लगा बिकॉज अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट, इसमें बहुत सारे नेशंस है, तो एक कॉमनैलिटी निकालना वहाँ से कि हर जगह पे अप्लाई करे वो कॉमनैलिटी, या ज़्यादातर जगह पे अप्लाई करे, वो सब को लेके करना थोड़ा सा टाइम लग गया है. और फिर भी अफ्रीका इज सच अ ह्यूज टॉपिक दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर इन वन वीडियो. तो मैंने ये डिसाइड करने में भी थोड़ा सा टाइम लगा दिया. सो इन अ लॉट ऑफ वे ये वीडियो इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन ऑफ द की पॉइंटर्स ओनली. यहाँ पे हम जिसको लेके बात करेंगे, यहाँ पे एक एक पॉइंट को लेके ना आप अपना रिसर्च कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन ईच वन ऑफ देम. तो फॉर दैट रीजन माय अपॉलॉजीज इन एडवांस, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन हो सकता है 40-45 मिनट ले लेंगे शायद, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा रश्ट लग सकता है कि जस्ट टचिंग द सरफेस, नॉट गोइंग वेरी डीप. ऑल्टरनेटिवली, मतलब इससे निकलने का एक और ऑल्टरनेट तरीका ये है कि यू कैन ट्रीट दिस वीडियो, जैसे मैंने बोला, एज एन ओवरव्यू, कि यार ये अफ्रीका का ओवरव्यू है, जहाँ तक अफ्रीका का जियोपॉलिटिकल फ्यूचर है. यहाँ से मुझे मतलब आपको मुझे कुछ सब पॉइंट्स मिले हैं, इसको लेके आई कैन डू माई फर्दर रीडिंग एंड फर्दर रिसर्च. ये कर सकते हो, इस हिसाब से इस वीडियो को ट्रीट कर सकते हो. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. गोज विदाउट सेइंग, लाइक शेयर कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, फैमिलीज में शेयर कीजिए. दोज वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन. शुरू करते हैं, और अफ्रीका का बात शुरू करेंगे तो अफ्रीका का तो एक हो जाता है कि अफ्रीका का एक हिस्ट्री है फॉरेन इन्फ्लुएंस और फॉरेन इंटरफियरेंस का. अफ्रीका का, बिकॉज इट हैज ऑलवेज बीन प्रॉक्सिमल टू यूरोप एंड इट हैज बीन प्रॉक्सिमल टू मिडिल ईस्ट. तो ये बड़े जो सिविलाइजेशन है, जो अफ्रीकन सिविलाइजेशन जो था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उसके बाद जो भी बाहर से बड़े सिविलाइजेशन आए हैं, अफ्रीका हैज ऑलवेज बीन एट द क्रॉसरोड्स ऑफ दिस बिग सिविलाइजेशन. ओके, स्पेशली द मेडिटेरेनियन रीजन. Mediterranean region got majorly influenced by Rome. In fact, Rome was one of the earliest foreign influences. आज के पॉलिटिकल फॉरेन इन्फ्लुएंस इसीलिए बोल रहे कि आज के जो ज़माना है, जहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्रीज डिसाइड किया गया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे उस ज़माने में शायद यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में कोई फ़र्क नहीं था रोमन सिविलाइजेशन के टाइम में, कि मेडिटेरेनियन के उस पार, मेडिटेरेनियन के इस पार. लेकिन आज के ज़माने में क्योंकि कॉन्टिनेंट का क्लासिफिकेशन हो गया, मैप का क्लासिफिकेशन हो गया, तो रोम को हम लोग आउटसाइडर इन्फ्लुएंस के हिसाब से पकड़ सकते हैं. वैसे 146 BC में रोम ने कार्थेज को जब डिफीट किया था, तब से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस का स्टोरी शुरू हुआ, बट लेकिन वैसे भी मतलब ओवर्ट इन्फ्लुएंस नहीं. देयर बिगन एक्सचेंजेस सिंस 146 BC ऑफ आइडियाज ऑफ पीपल. लेकिन 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी AD में, कॉमन एरा में, रोमन इंपीरियल गवर्नमेंट एक्चुअली कंट्रोल्ड द नॉर्दर्न पोजीशंस ऑफ अफ्रीका. आज के दिन में भी आप
देखेंगे या सुनेंगे कि ट्यूनीशिया, लिबिया, मोरक्को को रोमन अफ्रीका के नाम पे बहुत लोग बुलाते हैं. So this influence was in terms of governance, culture, language, trade, religion, okay, and this was for 200 years, 2 to 300 years, not 200 years, 2 to 300 years. इसके बाद आ गया next cycle, और next cycle जो टेक ओवर किया वो है इस्लामाइजेशन, राइट. रोमन का इन्फ्लुएंस था 200-300 साल, अरब इन्फ्लुएंस आज तक भी है, and it is more than 1500 years now. इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रांस सहारन स्लेव ट्रेड, खास करके इंपॉर्टेंट है, विच स्टार्टेड फ्रॉम 7th century एंड विच रिजल्टेड इन द अरबाइजेशन ऑफ अफ्रीका. और ये की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए है, आपको सुनने को मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा. ये स्लेव ट्रेड को जबरदस्ती खत्म करवाया गया था 20th century में. सो फ्रॉम 7th century to 20th century, दैट्स लाइक 1300 years ऑफ स्लेव ट्रेड एंड 1300 years ऑफ फोर्सिबल इन्फ्लुएंस. गूगल में अगर आप जाएंगे, गूगल नोट करते हैं कि दिस इज द मोस्ट एंड्योरिंग इनवॉलंटरी माइग्रेशन इन हिस्ट्री. आपके इच्छा के अगेंस्ट में, आपके विल के अगेंस्ट में माइग्रेशन, इनवॉलंटरी माइग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. गूगल ऑल्सो नोट्स दैट स्लेवरी एग्जिस्ट्स इन सम रीजन टिल टुडे. ट्रांस-सहारान स्लेव ट्रेड जो है ये इन्वॉल्व क्या करते थे, कैप्चर करो और सेल करो ऑफ अफ्रीकन्स इनटू द अरब वर्ल्ड, और इसके साथ साथ में हैंड इन हैंड इस्लाम भी स्प्रेड करने लगे. सो द रिजल्ट वाज मिडल ईस्ट के करीब जो अफ्रीका है, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीका, रिजल्ट वाज इस्लामाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. सो दिस रिजल्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ कल्चरल डिस्ट्रक्शन. इंडिजिनस जो कल्चर था, अफ्रीकन आइडेंटिटी जो था, वो उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, और वहां पे नया आइडेंटिटी, नया कल्चर आ गए हैं उसके ऊपर. So this blanket identity of large tract of northern Africa and eastern Africa got created उस टाइम में. Moderate estimate के हिसाब से 6 to 10 million slaves when moved to the Arab world. 10 million यानी कि 1 crore. और ये जो मैं जितना भी आपसे डेटा शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा अपना नहीं है, ये सब गूगल में है, विकिपीडिया में है. सो दिस इज ऑल अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. आपके सुविधा के लिए यहाँ से वहाँ से डेटा लेके आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्रेजेंटेशन. सो एनीवे, दिस अरब इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका लेड टू द इस्लामाइजेशन ऑफ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ अफ्रीका. रिसेंट डेकेड्स में अगर इसका फॉलोआउट्स हम लोग देखेंगे, आज के दिन में अफ्रीका हैज बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, अलकायदा से लेके आईसिस तक, आईसिस से लेके बोको हराम तक, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये ग्रुप्स जो है, सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं, एक वो ना रिटर्न टू बेसिक जो इस्लामिक सेंटिमेंट्स है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत सक्सेसफुली भी करते हैं. ये किस लिए कर रहे हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉवर्टी, एथनिक टेंशन, सब को कॉम्बैट करने के लिए ये रिटर्न टू बेसिक वाला जो फंडा है ये यूज करते हैं. मतलब जितना भी प्रॉब्लम हो, दवाई आपका एक ही है, रिटर्न टू द फंडामेंटल प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम, सब सोल्यूशन मिल जाएंगे. और जो नहीं मानते हैं उनको मनाओ. एंड आई डोंट नीड टू टेल यू कि ये मनाने का तरीका यूजुअली कैसा होता है. So most of these extremist groups have carried out devastating attacks, displayed millions, destabilized entire regions. अब इसमें दूसरा इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है, लाइक अंकल है, अंकल का भी हाथ है इसमें. अंकल ने टेररिज्म को प्रॉक्सी के हिसाब से यूज किया. रिमाइंड्स मी ऑफ दैट वीडियो, ओल्ड वीडियो ऑफ माइंड, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इज अ स्कैम. हाँ, लेकिन उसके ऊपर भी एक बात तो सही है कि अंकल क्यों, कोई भी उसी चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे ना, जिस चीज को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो. तो एक्सप्लॉइट करने के लिए है, एक्सप्लॉइट करने वाला चीज है, वो एक पॉइंट है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, इसीलिए एक्सप्लॉइट किया. नहीं तो एक हिसाब से देखेंगे तो अंकल का साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में तो भयंकर इंटरवेंशन रहा. ड्यूरिंग अंकल का शुरू के टाइम में 19th century एंड 20th century अंकल का तो भयंकर इन्वॉल्वमेंट था लैटिन अमेरिका में. The uncle oppressed country after country, people after people, government after government, regime change किया, literally mini genocide organize किया. तो वहाँ से लेकिन आपको टेररिस्ट का जो आज के दिन में हम लोग टेररिस्ट बोलने से जो समझते हैं, तो फिर उस हिसाब से देखेंगे तो लैटिन अमेरिकन, साउथ अमेरिकन टेररिज्म should have been the talk of 20th century, which it is not.
मोर रिसेंट एग्जाम्पल 1960s में अंकल ने वियतनाम को ख़त्म कर दिया, साथ साथ में कैम्बोडिया को भी आधा ख़त्म कर दिया हेनरी किसिंजर का मिसएडवेंचर्स ने। तो फिर 1960s-70s में अगर वियतनाम को ख़त्म किया तो 90s 2000 में फिर वियतनामीज टेररिज्म शुड हैव बीन एक्चुअली नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यही है जो मैं बोल रहा था कि हाँ, अंकल ने इसको प्रॉक्सी के हिसाब से यूज़ किया, लेकिन उसी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो जो एक्सप्लॉयटेबल हो, जो एक्सप्लॉयटेबल ना हो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। एनीवे, गेटिंग बैक टू द थर्ड African influence. Third African influence has been the transatlantic slave trade. ये कब से शुरू हुआ? 14th सेंचुरी से। और इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट था क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ अफ्रीका। तो ये चला 1400 1800, करीब करीब 300 से 400 साल। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व कौन कौन थे? पोर्टुगल थे, स्पेन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड्स मोस्टली। ये स्लेव्स ज्यादातर जाते थे कैरेबियंस में और नॉर्थ अमेरिका में, एंड दिस स्लेव्स आर नोन टू हैव लिटरली ट्रांसफॉर्म द लैंडस्केप ऑफ अमेरिका। ओके, जैसे अरब्स अपना जो घर के करीब जो रीजन है उसको टारगेट करते थे, विच इज नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका। यूरोपियंस टारगेट करते थे वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। एस्टिमेटेड नंबर अबाउट 12 मिलियन स्लेव, मतलब ट्रांस अटलांटिक स्लेव में अरब स्लेव ट्रेड में 10 मिलियन गए और ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड में अबाउट 12 मिलियन गए। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड जो हुआ इसके कारण कम्युनिटीज में डिपॉपुलेशन हुआ, एक टाइम में सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और बाद में कॉलोनाइजेशन जो आ गया उसके साथ साथ हाथ में हाथ मिला के उसके थ्रू जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन हुआ थ्रू फॉरेन ऑक्यूपायर्स जिसने इसका फायदा उठाया, तो ये नेटिव पॉपुलेशन को और भी डिप्राइव कर दिया। मिला क्या लोकल कम्युनिटीज को, नेटिव कम्युनिटीज को? बदले में क्या मिला? ये सब जो किया, किसी ने 10 मिलियन, किसी ने 12 मिलियन, किसी ने एक्सप्लॉयटेशन, किसी ने रिसोर्स मिसअप्रोप्रिएशन लेके सब कुछ भाग जाना, लेकिन बदले में मिला क्या? क्रिश्चियनाइजेशन। जैसे एक एंड में इस्लामाइजेशन, वैसे दूसरे एंड में क्रिश्चियनाइजेशन। सो अफ्रीका कुड बी अ बास्केट केस। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड और ट्रांस सहारन स्लेव ट्रेड अगर हिसाब से देखें तो इट्स अ बास्केट केस की अब्रामाइजेशन लो और बदले में जो भी पास्ट था तुम्हारा, जो भी हिस्ट्री था उसको भूल जाओ, और जो भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है वो हम ले लेंगे, आपको सिर्फ अब्राहमाइजेशन मिलेंगे। सो इन हाइंडसाइट दिस इज अ नीट अरेंजमेंट, बट लेकिन एनीवे मेरा पर्सनल कमेंट छोड़िए। तो ये जो कॉलोनाइजेशन था उसका फाइनल गिफ्ट क्या था? आते हैं आज के दिन में। कॉलोनाइजेशन का जो फाइनल गिफ्ट था वो था रैंडम बॉर्डर्स। कहीं से भी ट्राइबल टेरिटरीज के अंदर से रैंडम बॉर्डर ड्रॉ कर दो जिससे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए। द इनिशिएशन ऑफ अफ्रीकन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट in modern world started with this random borders। और ये सब चीज, ये सब मीडिएवल और नॉट सो मच ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच वाला जो फेज है, अगर ऐसा कोई फेज का क्लासिफिकेशन है तो ये सब सारे चीज मिलके इन्फ्लुएंस करते हैं अफ्रीका को। अफ्रीका ने भी अपने आप को शेप किया इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्फ्लुएंस इन वॉट एवर वे ड्यूरिंग कंटेम्परेरी टाइम्स। तो अभी बात करेंगे व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स अफ्रीका का। क्योंकि डेवलपमेंट इन द मॉडर्न सेंस नहीं हुए हैं तो अफ्रीका का प्रॉब्लम है हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मेडिएवल टाइम से क्योंकि अफ्रीका का डेवलपमेंट नहीं हुए हैं इन द मॉडर्न सेंस, अफ्रीका सफर्स फ्रॉम अ हेल्थ प्रॉब्लम, अफ्रीका सफर्स फ्रॉम न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, अफ्रीका सफर्स फ्रॉम एजुकेशन प्रॉब्लम। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, ये मैं मेंशन नहीं करना चाहता हूँ लेकिन फिर भी ये पॉइंट है तो थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे। एवरेज IQ ऑफ अफ्रीका इज वेरी लो ऑन द स्केल। अब ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक बन जाता है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैंने जैसे बोला था कि इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो आपका ब्रेन डेवलपमेंट सही सही नहीं होता है। ये तो हम लोग सब जानते हैं। ये सब लेके तो पिछले कुछ 10-20 साल से इंडिया में भी काफ़ी सारे अवेयरनेस स्प्रेड हुए हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, वाइटामिन्स का, मिनरल्स का कितना इंपॉर्टेंस है। बहुत सारा छोटा मोटा चीज़ है जो हम लोग को दिखता नहीं है। प्रोटीन खाने से मसल बढ़ जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा, यू विल फील गुड। लेकिन वाइटामिन्स या मिनरल्स सही सही नहीं जाने से जो सारे चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होंगे उसको आप फील नहीं कर पाएंगे, बट इट इज़ गोइंग टू डिप्राइव यू ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द लॉन्ग रन। रिटेंशन, मेमोरी,
फोकस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है ये ब्रेन डेवलपमेंट को स्टंट कर देते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्लम विच अफ्रीका हैज़ फेस्ड, इज फेसिंग। इससे ज़्यादा इसको लेके बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो अफ्रीका का है अभी, विच इज़ अ हाई बर्थ रेट। प्रॉब्लम नहीं, लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स। इतने सारे सालों से, इतने सारे फॉरेन इन्फ्लुएंस के बाद अफ्रीका का फीचर्स क्या है, आइडेंटिफाइंग फीचर्स कि कॉन्टिनेंट में कॉमन, मोर और लेस कॉमन क्या है। एक तो जैसे मैंने बोला था कि स्टंटेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज हाई बर्थ रेट। अफ्रीका का फर्टिलिटी रेट इज 4.1 विच इज़ अ वेरी हाई एवरेज। कुछ कुछ रीजन में तो ये 6-7 भी है, कुछ कुछ रीजन में थोड़ा सा भी कम है। सो इट्स लाइक 4 इज एन एवरेज। द थर्ड फीचर ऑफ अफ्रीका इज लो स्किल, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुए हैं ऑर्गेनाइज स्केल में, तो वोकेशनल ट्रेनिंग का भी कोई चांस नहीं है दूर दूर तक। तो अफ्रीका इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अफ्रीका का जो पॉपुलेशन है एज फार एज इन टर्म्स ऑफ स्किल, इट इज़ अ वेरी लो स्किल्ड, लिटिल टू लो स्किल्ड पॉपुलेशन। और क्या क्या इफेक्ट्स है और क्या क्या फीचर्स है? देखिए, कॉलोनाइजेशन के रैंडम लाइंस जो ड्रॉ किए, कॉलोनाइजेशन खत्म होने के टाइम पे जो रैंडम लाइंस ड्रॉ करके अपना स्टेट बना के निकल गए अक्रॉस देयर ट्राइबल टेरिटरीज, और मीडिएवल टाइम से चलता हुआ रिलीजियस डिफरेंसेस, तो ये सब मिलके हैज मेड अफ्रीका अ लैंड ऑफ वेरी वायलेंट ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। इस सब के साथ अभी मिल जाता है मॉडर्न डे गवर्नमेंट, उसका करप्शन एंड ओपेसिटी एंड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। So you've got tribal conflicts, you've got random lines, you've got stunted brain development, you've got low skilled worker, you've got a high fertility rate, उसके साथ मिल जाता है modern day government का corruption, short sighted vision, corruption and opacity in decision making। लेकिन ये सब के बावजूद भी टाइम ही कुछ ऐसा है कि अफ्रीका आज के दिन में has become the last battleground। Geopolitically speaking, it is the last battleground for the global players। और इसीलिए डिस्पाइट ऑल द रिस्क यहाँ खेलने के लिए एक बार फिर पहुंच गए सब। सो हु ऑल आर द मेन प्लेयर्स इन अफ्रीका? चाइना, यूएसए, रशिया, इजराइल, ईरान, एंड देयर इज वन मोर वेरी शैडोई प्लेयर जिसका नाम लास्ट में बताएंगे, अभी उसका नाम ही नहीं ले रहा है, पहले ये सबको सब पकड़ लेते हैं। तो चाइना एंड यूएसए आर ऑन द टॉप अपर लीग, Israel, Russia is in the middle league, Iran is in the lower league। ये है कैटेगरी। कैसे जब बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये सब के बाबा बन के एक बैठे हैं जिसको लेके हम बाद में बात करेंगे। ये जितने भी कंट्रीज है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, तो सब अपना अपना सिग्नेचर कार्ड्स लेके, सब अपना अपना सिग्नेचर मूव्स लेके खेलते हैं, सबके अपने अपने स्ट्रैटेजीज है। तो एक बार क्विकली चेक कर लेंगे कि व्हाट आर दिस स्ट्रैटेजीज, व्हाट आर दिस कार्ड्स एंड हाउ आर दे लुकिंग इन द गेम। सबसे पहले बात करते हैं चाइना का। BRI चाइना लॉन्च किया 2013 में, बट BRI का फोकस हैज ऑलवेज बीन ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, हाईवेज एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ये सब कंसेशनल लोन्स के थ्रू फिनेंस करते हैं। BRI का कुछ की प्रोजेक्ट्स जो है, एक है द मोम्बासा नायरोबी स्टैंडर्ड गेज रेलवे केन्या में, एक है द एडिस अबाबा जिबूती रेलवे इथियोपिया में, एक है द पोर्ट ऑफ डोराले इन जिबूती, एक है द लागोस कैलाबर रेलवे इन नाइजीरिया। BRI के थ्रू चाइना का फोकस क्या है? अभी तो ये हम्बानटोटा का पोर्ट का जो अफेयर हुआ था, हम्बानटोटा पोर्ट अफेयर में से अफ्रीका में सबको थोड़ा सा भी ये अवेयरनेस बिल्ड हो गया है कि दिस कुड बी चाइनीज डेट ट्रैपिंग, चाइनाज फोकस कुड बी रियल एस्टेट, एंड दिस हैज पुट अफ्रीका ऑन अ हाई अलर्ट। हाई अलर्ट नहीं, मॉडरेट अलर्ट बोल सकते हैं। तो अभी तक किसी ने कोई पोर्ट कंप्लीटली हैंडओवर नहीं किया है, लेकिन एप्रीहेंशंस छा गया है, और डिफरेंट अफ्रीकन स्टेट्स में और अफ्रीकन गवर्नमेंट्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज करने लगे हैं ये हम्बानटोटा अफेयर के बाद। ये है BRI। यूनाइटेड स्टेट्स का रिस्पॉन्स, अंकल का रिस्पॉन्स क्या रहा है? अंकल का रिस्पॉन्स में अंकल हैज लॉन्च समथिंग कॉल्ड द लॉबिटो कॉरिडोर। लॉबिटो कॉरिडोर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसको एम किया जा रहा है टू रिवाइटलाइज द हिस्टोरिक ट्रेड रूट। और कौन सा ट्रेड रूट? ये एंगोला में अटलांटिक के साइड में लॉबिटो बोल के एक पोर्ट है। ये लॉबिटो से ये रूट चालू होंगे, इट गोज थ्रू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC, जाम्बिया, अक्रॉस द अदर साइड विच इज द इंडियन ओशन, वहां पे दार एस सलाम में ये खत्म होंगे। लॉबिटो कॉरिडोर इंक्लूड करता है लॉबिटो अटलांटिक रेलवे विच इज सपोज टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकल मिनरल्स लाइक कॉपर एंड कोबाल्ट
फ्रॉम द इंटीरियर टू द कोस्ट फॉर एक्सपोर्ट। ये है लॉबिटो, एवरीथिंग सेड एंड डन, इट्स अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। लेकिन ये है ना चाइना के रिएक्शन में, चाइना जो कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में। इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, सबको लेके बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। ऐसा है कि चाइना ना इंटरेस्ट लेना शुरू किया अफ्रीका में 1990s के एंड से। व्हाइट हाउस में कौन था 1999 के एंड में? बिल क्लिंटन, अगेन बिल क्लिंटन, who was more interested in White House interns and who was playing friends with Salafi Wahhabi terrorists, खास करके यूगोस्लाविया के केस में। सो चाइना अफ्रीका में 1990s के एंड से enjoyed the first mover advantage। और अब ऐसा है कि यूएस का हर मूव, बिकॉज चाइना मूव्ड इन फर्स्ट, बिकॉज चाइना एस्टैब्लिश्ड द काइंड ऑफ अ इंफ्रास्ट्रक्चरल मोनोपोली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चलो ठीक है, अफ्रीका में मॉडर्न टाइम्स में कोई भी एक देश कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक लेके डेवलपमेंट को दिमाग में रखते हुए कुछ तुम्हारा भी फायदा होगा कुछ मेरा भी फायदा होगा ऐसा एटीट्यूड लेके वेंचर कर रहे हैं, ये चाइना ही था टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1990s एंड टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ 2000। तो अभी का जो यूएस का है, ये हर मूव जो ये यूएस करेंगे ये चाइना को डिसरप्ट करने के लिए काउंटर मूव्स करेंगे। एक तरह से अच्छा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्ट्रेटजी है उसको देख के यही लग रहा है कि ये दिस लाइक फिट्स इन रियल वेल विद डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेटजी। कमिंग बैक टू लॉबिटो कॉरिडोर, लॉबिटो कॉरिडोर के थ्रू अंकल का फोकस क्या है अदर देन ऑफ कोर्स काउंटरिंग चाइना? कहा यह जा रहा है कि अंकल्स फोकस इज ऑन द क्रिटिकल मिनरल, और ये भी है एक तरह से टू काउंटर चाइना बट ऑन अनदर प्लेन, कि यहां से क्रिटिकल मिनरल अगर हम लोग एक्सकेवेट कर सकते हैं तो चाइना के लिए मेरे को बाहर दुनिया में डिपेंड करना जरूरी नहीं है। डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड जाम्बिया, दे आर वेरी मिनरल रिच प्लेसेस, ओके। और ये कॉरिडोर स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ पे ये सब एसेंशियल रोल्स प्ले करेंगे, डीआरसी एंड जाम्बिया। यहाँ पे कॉपर्स, कोबाल्ट ये सब मिलते हैं, राइट। कॉपर कोबाल्ट का इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब एसेंशियल है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन का जो चक्कर है ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये सब के लिए दीज आर वेरी क्रूशियल, कंसिडर्ड क्रूशियल। और स्पेशली नाउ इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ है, तो इलॉन मस्क के आने के बाद इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू सिक्योर एक्सेस टू दिस रिसोर्सेस। चाइनीज कंट्रोल सप्लाई चेन जो है उसके ऊपर अब यूएस का अंकल का डिपेंडेंस कम हो जाए, ये अंकल चाहेंगे, ओके। लेकिन इसमें भी एक इशू है जो लॉबिटो का जो कंस्ट्रक्टिव फ्यूचर, जैसे मैंने अभी 2 सेकंड पहले बताया, इसको अनश्योर कर देते हैं। वो क्या है, अगर अंकल को ग्रीनलैंड में एक्सेस मिल गया और पुतिन के साथ अगर ये रशिया और यूक्रेन का जो मिनरल का चक्कर है, एक तो जेलेंस्की मिनरल डील साइन करने के लिए राजी हो गए एज ऑफ द लेटेस्ट अपडेट। दूसरी तरह से 2 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने बोला था कि यार यूक्रेन में क्या है उससे ज़्यादा रशिया में है, तुम रशिया से लो। ऑल दिस ऑफर्स वर गिवन टू डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर ये ग्रीनलैंड वाला मिल जाता है और यूक्रेन वाला मिल जाता है, थोड़ा बहुत रशिया वाला मिल जाता है, फिर अफ्रीका वाला को लेके अंकल का उतना टेंशन नहीं रहेगा। और तब लॉबिटो कॉरिडोर बन जाएंगे और डिसरप्टिव टूल कि अपने को चाहिए नहीं लेकिन हम तुमको लेने भी नहीं देंगे। सो व्हेन इट कम्स टू मूव्स ऑफ चाइना, दिस कॉरिडोर, या तो ये कॉरिडोर के थ्रू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और जाम्बिया के ऊपर अंकल ने जितना भी बचा कुछ होल्ड बनाया उसको अंकल एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि डीआरसी और जाम्बिया के ऊपर चाइना का भी नजर है व्हेन इट कम्स टू माइनिंग मिनरल्स। तो अगर ग्रीनलैंड यूक्रेन हो जाता है तो फिर लॉबिटो को डिसरप्टिव टूल के हिसाब से अंकल यूज कर सकते हैं, तो रोल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्लेयर, वैगनर, रशिया, बेसिकली रशिया, लेकिन रशिया खेल रहा है वैगनर के थ्रू। तो वैगनर के थ्रू रशिया इज ट्राइंग टू बी इन द गेम। लेकिन एक बात है, जैसे मैंने पहले बोला था कि रशिया एंड इजराइल आर द सेकंड लेवल प्लेयर्स इन द गेम, ये स्मॉलर प्लेयर्स है कंपेयर टू चाइना एंड कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन फिर भी पता कर लेते हैं व्हाट आर दे डूइंग। देयर अप्रोच इज वेरी पीसफुल, वेरी लोकल। ये लोग ना लोकली पॉप अप करते हैं प्लेसेस लाइक माली, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, लिबिया, रिसेंटली आपने देखा है जिसको साहेल रीजन बोलते हैं, वहां पे ये लोग पॉप अप करते हैं। ऑफर क्या करते हैं कि भाई हम सिक्योरिटी सर्विस देंगे, वीक गवर्नमेंट हो, विल प्रोवाइड यू विद द सिक्योरिटी, बदले में क्या चाहिए, माइनिंग राइट्स, गोल्ड, डायमंड्स एटसेट्रा। साथ साथ में मेजर फोकस इज एंटी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा। इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं है क्योंकि अफ्रीका को तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कॉलोनी का, थ्रू फ्रांस, थ्रू बेल्जियम एटसेट्रा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, ये लोकलाइज
अप्रोच में भी वैगनर को काफी सारे जैकपॉट बोनस मिल जाता है। केस इन पॉइंट है, देखिए ये कंप्लीट आउस्टर ऑफ फ्रांस, साहेल रीजन से फ्रांस को पिछले साल में धक्का मार के निकाल दिया गया है। नाउ दे स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस इन साहेल रीजन, दे आर प्लेइंग टेम्पररी गेम, दे आर प्लेइंग शॉर्ट टर्म गेम। लोकल गवर्नमेंट को पकड़ो, लोकल राइट्स ले लो, जितना हो सके करो, निकल जाओ। ओके, सो दैट्स द प्लेबुक ऑफ वैगनर। यहां पे ना एक इंटरेस्टिंग कन्वर्जेंस है जहां वैगनर का सवाल है कि एक तरह से अंकल का जितना प्रेजेंस है दैट कैन बी यूज टू डिसरप्ट चाइना, रशिया का जो प्रेजेंस है दैट कैन बी यूज, वैगनर का जो प्रेजेंस है दैट कैन बी यूज टू डिसरप्ट यूरोपियन यूनियन का बचा कुछ इंटरेस्ट इन अफ्रीका। ये मेरे दिमाग में आया, और ये मेरे दिमाग में आया साहिल के रीजन में जो पिछले साल हुआ उसी से, कि जैसे एक तरह से अंकल बैठ रहा है या तैयार हो रहा है शायद अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कि चाइना का मूव्स डिस्टर्ब करेंगे इसमें अफ्रीका में, तो वैसे ये भी तो हो सकता है कि वैगनर ने ऑलरेडी पहले से शुरू कर दिया पिछले साल से यूरोपियन यूनियन का जो जितना भी बचा कुछ इंटरेस्ट है अफ्रीका के थ्रू, फ्रांस या बेल्जियम का जितना भी इंटरेस्ट है उसको खत्म करे यहाँ पे। और साहिल रीजन में जो हुआ दैट इज प्रॉब्ली द रिजल्ट ऑफ दैट। वैसे यूरोपियन यूनियन बिना अंकल के सपोर्ट का कुछ है नहीं अफ्रीका में, ये सिर्फ हवा में बात करते हैं, सब हवा में ज्ञान देते रहते हैं। और इसका ज्ञान का टॉपिक क्या है? गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ग्रीन एनर्जी, ब्ला ब्ला ब्ला। आधे से ज्यादा वर्ल्ड जो समझता नहीं है, दिमाग के ऊपर से निकल जाता है ये लोग क्या बोलते हैं। तो और एक चीज मतलब सो looked at it that way, European Union doesn't look like it has too much of a future unless, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ दिन पहले एक हवा में सुनने को आया है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो यूएस बेस्ड था इज नाउ थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग टू यूरोपियन यूनियन। अगर ये शिफ्ट हो जाता है सक्सेसफुली, पता नहीं हो पाएंगे या नहीं, वो तो हम लोग ऑब्जर्व करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, लेकिन अगर हो जाता है शिफ्ट तो हो सकता है यूरोपियन यूनियन को कुछ पुराना क्लाउड आ जाए, बिकॉज देन अंकल के जगह पे यूरोपियन यूनियन फिर फ्यूचर में अलग अलग जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स प्रमोट करने का कोशिश करेंगे टू स्टे इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर द नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर, इजराइल। इजराइल इज ऑल्सो वैगनर के जैसा प्लेइंग अ वेरी क्वाइट गेम। ये क्या कर रहा है? ये अलायंस बिल्ड कर रहा है बाय ऑफरिंग टेक सपोर्ट, मिलिट्री टेक, साइबर सिक्योरिटी टेक, एग्रीकल्चरल टेक, ये सब का टेक एंड एक्सपर्टीज। तो इजराइल हैज अ डिसेंट काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ होल्ड ओवर इथियोपिया, ओवर केनिया, ओवर रवांडा। लेकिन इसमें भी वो चाइना हमन टोटा जैसा केस था ना, कि चाइना का वो हमन टोटा किस्सा में चाइना का असलियत सामने आ गए। तो इजराइल का भी एक प्रॉब्लम ऐसे है। रिसेंटली इजराइल के ऊपर इल्जाम है कि वो स्पाई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं अफ्रीकन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट को, रजीम्स को, ताकि वो रजीम अपने सिटीजन के ऊपर सर्वेलेंस करे। सो इजराइल हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो ये सिटीजन सर्वेलेंस गवर्नमेंट कर रहा है क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई डिसेंट होता है उसको सप्रेस करने के लिए। सो ये इल्जाम लेके अभी चल रहा है, तो ये भी इजराइल के लिए थोड़ा सा अभी डेलिकेट है, but I'm sure these are all smart players so they can handle। तो एक और भी एप्रीहेंशन है कि ये सब जो डेटा इजराइल डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के नाम पे दे रहे हैं, ये सब डेटा तो अल्टीमेटली इजराइल पे ही लैंड हो रहा है ना, बिकॉज इजराइल का मशीन है, तो नेचुरली द डेटा इज गोइंग टू कम एंड लैंड इन इजराइल। तो इसका फ्यूचर क्या है? हाउ आर दे गोइंग टू यूटिलाइज इट, हाउ आर दे गोइंग टू एक्सप्लॉइट इट, हाउ आर दे गोइंग टू कैपिटलाइज इट, इजराइल क्या करेंगे? इसको लेके भी अफ्रीकन नेशंस में थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन आने लगे हैं। सेकेंड लास्ट प्लेयर इज ईरान। ईरान का नॉर्मल प्लेबुक, यूजुअल प्लेबुक, इट इज प्रमोटिंग शियाइज्म इन अ फ्यू सिलेक्ट रीजन। नाइजीरिया एंड सेनेगल में थोड़ा सा भी उसको सक्सेस मिला है टिल अबाउट अ फ्यू मंथ्स अगो। ईरान वाज ट्राइंग टू पुश हिजबुल्लाह इनटू अफ्रीका, लेकिन आज के दिन में विद दिस इजराइल फियास्को ईरान के साथ जो हो रहा है उसमें ईरान का अभी कितना बैंडविड्थ है अफ्रीका में शियाइज्म को स्प्रेड करना, ये बिकम्स डिबेटेबल। शिया इन्फ्लुएंस स्प्रेड करना छोड़ के ईरान ये अपना सूडान वाला रूट यूज कर रहा था आर्म्स स्मगलिंग के लिए, सूडान से आर्म्स स्मगल करके पैलेस्टाइन में लेके आ रहा था। सो दे वर बेसिकली कर रहा था, लेकिन नियर अफ्रीका में, मतलब मिडिल ईस्ट के करीब जो अफ्रीका है विच इज द ईस्ट ऑफ अफ्रीका, इसको ईरान यूज कर रहा था टू नीडल इजराइल। तो दिस इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। इसके अगेंस्ट में आप बोल सकते हो नाइजीरिया सेनेगल में जो शियाइज्म प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज अ मोर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। तो एनीवे दोनों लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, दोनों ही ईरान का कुछ ज्यादा वेल चार्टेड नहीं है। और आज के दिन में खास करके लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ ईरान, इसका पता नहीं इसका क्या होगा, 6 महीने के बाद क्या होगा या 1 साल के बाद क्या होगा, वो पिक्चर क्लियर नहीं है। द नेक्स्ट बिग पॉइंट, हाउ इज अफ्रीका रिस्पॉन्डिंग? ये सब जो चल रहा है, ये सब जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, हाउ इज अफ्रीका रिस्पॉन्डिंग?
तो अफ्रीका क्यों, कोई भी सोसाइटी में अगर इतने सारे धंधा करने वाले इन्फ्लुएंसर्स आ जाएंगे इन्फ्लुएंस करने के लिए तो उसका तो रिएक्शन होगा ही, एंड अफ्रीका इज नो एक्सेप्शन. सो प्लेसेस लाइक साहेल रीजन, लिबिया, सुदान, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Somalia, Nigeria, Mozambique. That's a lot of places. All of these places are in mess. Different levels of mess. कहीं पे tribal infighting, कहीं पे sectarian violence, कहीं पे Islamic terrorism, कहीं पे different large group small group को दबा रहा है, कहाँ पे small group intolerant minority large group को दबा रहा है, जहाँ पे government कुछ लोग को मार रहा है, कुछ quasi governmental लोग government के ऊपर, मतलब it's a chaotic situation in all this 8 or 10 places. Most of this 8 or 10 places. लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा था इतना देर से, ऐसे बात कर रहा था कि all these foreign influencers coming and these foreign influencers have influence and like ये सुन के लग रहा था this is a one way street. बट ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, दिस इज अ टू वे रोड. जैसे कि फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो लोग का भी फियर फैक्टर्स है. सबसे पहले चाइना का नाम लेता है, मतलब व्हाट आर द फियर फैक्टर्स ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स. सबसे पहले चाइना. ये कहावत है ना कि दोज पीपल दैट हैव मोर टू लूज. जिसके पास ज्यादा है उसके पास खोने का भी ज्यादा है. तो चाइना हैज बिल्ड पोर्ट्स, China has built railways, China has built highways, costly projects extensively बनाया है. क्या होगा जब अफ्रीकन नेशंस ये लोन डिफॉल्ट करना शुरू करेंगे? आप बोल सकते हो कि चाइना वुड एंड अप ओनिंग अ बंच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ग्रेट, चाइना एंड्स अप ओनिंग अ बंच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. केस इन पॉइंट, मतलब ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ देखो आपको पता चल जाएगा. बंच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्रीज. गवर्नमेंट का इनेबिलिटी छोड़ दो, गवर्नमेंट थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गया, ये गवर्नमेंट था वो गवर्नमेंट आ गया. पब्लिक कोई भी छोटा सा रीजन में भड़क गए, कंट्रोल तो कोई किसी को नहीं करता. एग्जाम्पल हम पाकिस्तान से ही ले रहे हैं, हमको अफ्रीका जाने का जरूरत नहीं. गवर्नमेंट में थोड़ा सा बदलाव आ गया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, पाकिस्तान आर्मी पूरा घूम के यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ देख रहा है. जिस कंट्री ने तुम्हारे पीछे 56 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया उसका एक पार्ट तो तुम्हारे वहां पे है, चल रहा है, उस पर तुम छोड़ के तुम यूनाइटेड स्टेट्स से अभी भीख मांग रहे हो. थोड़ा सा पब्लिक इधर से उधर हो गया, चाइनीज लोग को पकड़ पकड़ के पीट रहा है, मार रहा है, किडनैप कर रहा है. सो ये तो हुआ है पाकिस्तान में. अफ्रीका इज पाकिस्तान मल्टीप्लाइड 50 टाइम्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ इट. तो कंट्रोल जैसे कोई किसी को, मतलब यहां पे जैसे गवर्नमेंट पब्लिक को कंट्रोल नहीं करता, पब्लिक गवर्नमेंट को नहीं कंट्रोल करता, वहां भी वैसे ही हाल है. तो फिर ये सब हो जाएंगे तो कौन संभालेगा ये सब? और ये सब जो चीज को लेके मैं बात कर रहा हूं, ये सब अंकल फेस कर चुके हैं. अंकल को पता है. अंकल ने इतना एक्सटेंसिव शायद इन्वेस्टमेंट नहीं किया, शायद अफ्रीका में नहीं किया, लेकिन अंकल का इन्वेस्टमेंट बहुत सारे जगह, खास करके मिडिल ईस्ट में रहे हैं. अंकल हैज फेस्ड इट. अफ्रीका के जहां तक सवाल है, ड्रोन स्ट्राइक कर करके सिविलियंस को मारे भी है अंकल ने, टेररिस्ट को मारे हैं, सिविलियंस को मारे हैं, टेररिस्ट को घुसा दिए हैं, टेररिस्ट को फाइट करने के लिए अपना बूट्स ऑन ग्राउंड घुसा दिए हैं, सब कुछ किया अंकल. व्हाट हैज बीन द बेनिफिट? जीरो. यू नो, अफ्रीका इज टू बिग. अफ्रीका हैज डाइजेस्टेड एवरीथिंग. सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू अदर प्लेयर्स हियर, क्योंकि वो लोग के स्टेक ज्यादा नहीं है. और इसीलिए ना कुछ मैंने पता नहीं, मैंने बोला कि नहीं, कि वैगनर जैसा जो है, वैगनर इजराइल जैसा जो है, जो छोटा मोटा प्लेयर है, दे आर द स्मार्ट वंस, एटलीस्ट इन अफ्रीका. अफ्रीका के एंगल से अगर एग्जामिन करें, पीसमिल टैक्टिक्स इज द राइट टैक्टिक्स. और अगर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क ये करता है अबाउट अफ्रीका की, पीसमिल बेसिस पे जाएंगे, यू नो, वैगनर के जैसा एक जगह घुस गए, ट्रैवल लाइट, एक्सप्लॉइट लाइट, गेट आउट लाइट. हल्का चलो, हल्का एक्सप्लॉइट करो, मौका मिला निकल जाओ. अगर ये करते हैं, सो आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है. नाउ जो मैं बात कर रहा था ना, टू वे स्ट्रीट, वहां पे एक इंटरेस्टिंग बात आता है, बहुत लोग कम इसको लेके बोलते हैं, विच इज अफ्रीकन पीपल. ये देखिए अफ्रीका, लेकिन ये पैसिव, ये सब जो गेम हो रहा है इसमें अफ्रीका इज नॉट एट ऑल अ पैसिव प्लेयर. डिफरेंट अफ्रीकन गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट देयर ओन इकोनॉमीज टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया. इसको डिटेल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे. इफ दैट बिकम्स अ रियलिटी, then this could reduce Africa's dependence on these big players to a lot of extent. वैसा अगर हो तो अफ्रीका खुद गेम में घुसेंगे with high stakes. वैसे मोहम्मद कद्दाफी का कुछ ऐसा ही प्लान था अफ्रीकन यूनियन का, one of the reason why he was killed by uncle. But
That was a time when uncle's focus was different. Uncle wanted to be the king of the entire world. अभी अंकल का फोकस उतना नहीं है. अंकल का फोकस अभी किंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. जिस किंग के पास पैसा नहीं है, भिखारी किंग बनने का अंकल का अभी शायद विश नहीं है. अंकल हैज मेड इट वेरी क्लियर थ्रू डोनाल्ड ट्रम्प. लेट्स सी हाउ दैट गोज. नाउ वी कम टू द लास्ट सेक्शन एंड वी कम टू द बिगेस्ट प्लेयर इन द गेम, जिसका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया है. आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये किसका बात कर रहा है, चाइना से भी ज़्यादा, अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ा. द वन प्लेयर दैट इज़ बिगर देन चाइना, द वन प्लेयर दैट इज़ बिगर देन अमेरिका, द वन प्लेयर जिसका नाम मैंने एक बार भी मेंशन नहीं किया अब तक. एंड दैट वन प्लेयर कैन अपएंड द एंटायर अंकल चाइना, इजराइल, वैगनर, पता नहीं, एवरीबडीज टैंगो इन अफ्रीका. एंड दैट प्लेयर इज द मुस्लिम ब्रदरहुड. अब मुस्लिम ब्रदरहुड का आपको पता है, it's a transnational Islamist organization which is dedicated to the cause of complete Islamization of the world. I am not going to cover about them in details in this video क्योंकि ये मुस्लिम ब्रदरहुड के ऊपर वीडियो नहीं है. लेकिन having said that, ये अफ्रीका में क्या कर रहे हैं, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, इसको लेके थोड़ा बात तो करेंगे. तभी आपको ना मुस्लिम ब्रदरहुड का गोटा दुनिया में मोडस ऑपरेंडी क्या है आपको पता चल जाएगा. Okay, so what is going on in Africa goes on literally anywhere जहां पे भी देयर आर मुस्लिम सेटलमेंट्स इन द वर्ल्ड. मुस्लिम ब्रदरहुड्स की स्ट्रैटेजी इज साइलेंट इस्लामाइजेशन. साइलेंट इस्लामाइजेशन 3-4 चीज के ऊपर प्रेडिकेट करता है, 3-4 चीज के ऊपर खड़ा रहता है. ओके, साइलेंट इस्लामाइजेशन ऑफ कोर्स इज प्रोमोटिंग इस्लामिक वैल्यूज. लेकिन कैसे? नंबर 1 इज एस्टैब्लिशिंग ग्रासरूट नेटवर्क. नंबर 2 इज इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम्स. प्रोपेगेंडा, सेक्टेरियन एंड रिलीजियस जो स्ट्राइफ है उसको थोड़ा सा बढ़ावा देना. ऐसे कुछ 4-5 पॉइंट है जिसको लेके बात करेंगे. ठीक है, और ये गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं करते हैं इनिशियल स्टेजेस में एटलीस्ट. दे आर अ वेरी एमिकेबल, दे आर अ वेरी सीमिंगली हैप्पी, सेटिस्फाइड विथ, बहुत हल्का, बहुत थोड़ा सा इन लाइफ काइंड ऑफ अ ग्रुप व्हेन दे कम इन. वंस दे आर सेट अप then the game changes. ग्रासरूट लेवल में क्या करते हैं? पॉइंट नंबर 1, ग्रासरूट लेवल में एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटी के थ्रू दे प्रोवाइड एसेंशियल सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, थोड़ा सा हेल्थ केयर, असिस्टेंस एक्सेट्रा. सूडान में मुस्लिम ब्रदरहुड ने इस तरह से अपना एक सॉलिड सा लॉयल बेस ऑफ सपोर्ट बना लिया है जो कि उसको ग्रेजुअल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेन करने में मदद कर रहे हैं. ट्यूनीशिया में बिफोर द अरब स्प्रिंग ब्रदरहुड एफिलिएट जो है इन नहादा भी सिमिलर तरीका से सोसाइटी का एक फंडामेंटल हिस्सा बन गए थे, अभी भी बने हुए हैं. दिस ग्रासरूट नेटवर्किंग इज द फर्स्ट फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस. और ग्रासरूट नेटवर्किंग क्या है? जो प्रेजेंट जनरेशन है, मान लीजिए आज आपकी उम्र क्या है, 20, 25, 23, 30, 35, 50, 45, हम लोग एक जगह पे रहते हैं. इस स्टेटस में, इस स्टेज ऑफ लाइफ में एक किसी चीज का, एक किसी फॉरेन चीज का एंट्री होता है. सो व्हाट दे वुड फर्स्ट डू इज दे वुड ट्राई टू फर्स्ट गेन आवर ट्रस्ट इन विच एवर स्टेज ऑफ लाइफ, विच एवर एज ऑफ लाइफ वी आर इन. ग्रासरूट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन वो काम करता है. नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है कि आफ्टर दैट एंटिटी, वॉट एवर दैट एंटिटी हैज गेन्ड आवर ट्रस्ट, एक 50 साल का आदमी का ट्रस्ट, एक 30 साल का आदमी का ट्रस्ट, एक 40 साल का आदमी का ट्रस्ट, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सबका ट्रस्ट या मेजॉरिटी का ट्रस्ट जब गेन कर लेता है, देन देयर इन्फ्लुएंसेस नेक्स्ट जनरेशन का ट्रस्ट गेन करना. क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन से यहां एक्सेप्टेंस मिलता है, वहां टेक ओवर होंगे नेक्स्ट जनरेशन में. सो नेक्स्ट जनरेशन का ट्रस्ट कैसे, नेक्स्ट जनरेशन कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 2 विच इज एजुकेशन. मुस्लिम ब्रदरहुड स्पेंड्स मोस्ट इन एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन ऑफ कोर्स. स्कूल्स, मॉस्क्स, कल्चरल सेंटर्स सब बनाते हैं एंड दे प्रमोट देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम. ये बाद में बन जाते हैं, ये स्कूल्स एंड मॉस्क्स एंड कल्चरल सेंटर ये बाद में बन जाते हैं इस्लामिक रिक्रूटमेंट हब्स. केनिया, तांजानिया, युगांडा, ये सब में मुस्लिम ब्रदरहुड से लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है दे रन इस्लामिक स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज. नाइजीरिया में, सेनेगल में दे फंड इस्लामिक सेंटर्स दैट स्प्रेड देयर फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी. ये जो फोकस है, जैसे मैं कह रहा था कि ये जो फोकस है, फोकस ऑन एजुकेशन. एजुकेशन किसको टारगेट करते हैं? बच्चा को टारगेट करते हैं. सो व्हाट दे आर डूइंग इज इन द नेक्स्ट स्टेज दे आर शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन
यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं अफ्रीका का. सो दे आर शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अफ्रीकन मुस्लिम्स, ensuring the continuity and ensuring the complete dominance of their influence. थर्ड स्टेज पे तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है political influence and soft power. This is a wonderful playbook, by the way. If you really are interested in power games, and I believe कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस लोगों को, जो assertive nationalists अपने आप को बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना पावर गेम्स को, पावर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है. हालांकि ये थोड़ा हटके टॉपिक है, बाद में फ्यूचर में कभी वीडियो बना सकते हैं इसको लेके. बट इफ़ यू फॉलो दिस बुक, द प्ले बुक ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, इट्स एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट बुक ऑन अंडरस्टैंडिंग द पावर गेम स्ट्रक्चर. थर्ड पॉइंट, ये लोग क्या करते हैं? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड सॉफ्ट पावर सपोर्ट. एक बार मुस्लिम ब्रदरहुड ने कोई कहीं पे फुट होल्ड बना लेते हैं तो ये पॉलिटिक्स में घुसते हैं लेजिटिमेट मीन्स में. ओके, कोई लेजिटिमेट मीन्स नहीं. दे फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, दे कंटेस्ट इलेक्शन. अगर जीतते हैं, हार जाते हैं तो हार जाते हैं, कोई बात नहीं, दे टेक इट स्पोर्टिंगली. अगर जीत जाते हैं सो दे लॉबी फॉर इस्लामिक पॉलिसीज. एक्सट्रीमली पेशेंट, एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, and that's how they play the game. Egypt में Freedom and Justice Party is Muslim Brotherhood affiliated. They even came to power after the Tahrir Square 2011 जो उसका हुआ था, riots हुआ था, उसके बाद they came to power also for some time. जैसे ट्यूनिशिया में नहदा जो मैं बोल रहा था, that has been a major political player since the Arab Spring. They are advocating moderate Islamist agenda because Tunisia is a very liberal kind of a country. तो वहाँ पे ना आप ज़्यादा क्लैम्प करके बैठ जाओगे तो वो इफेक्ट नहीं होगा. That is why they are advocating for very moderate Islamic agenda. जहाँ पे अपना target scale is 10, दूसरा जगह पे probably they would have started with 5, यहाँ पे they have started with 2, maybe 2.5. Similarly, जैसे इजिप्ट, जैसे ट्यूनिशिया, वैसे सूडान में नेशनल इस्लामिक फ्रंट इज मुस्लिम ब्रदरहुड एफिलिएटेड, and they played a key role in the Omar al-Bashir regime. Even in countries where they don't hold power, Muslim Brotherhood से linked जो groups है वो influence करते हैं, policies को influence करते हैं, government को influence करते हैं. The agenda is one: long-term Islamic laws. Best case in point, best example, England and France. बहुत सारे other European states, Sweden, Denmark. These are all whatever you're seeing. ये इंग्लैंड को लेके हम लोग हर रोज मजाक उड़ाते हैं ट्विटर में. मैं खुद करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे. बट दिस गाइज, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि ये लोग को पैसा कोई और दे रहा है, हर टाइम जॉर्ज सोरोस पैसा दे रहा है, हर टाइम कुछ और दे रहा है कि इसका कई मतलब सर चबा के खा रहा है. नो, दे हैव प्रैक्टिकल कंपल्शंस ऑल्सो जो हम लोग को नहीं दिखता है. England has got a substantial Muslim population, which is a substantial amount of influence of Muslim Brotherhood. So आज के दिन में whatever policy changes are happening in England, you be rest assured कि अगर ये सोरोस के जैसा आदमी लोग पैसा दे रहा है, ठीक है, it could be 1% of it, but a major percentage of it is because of the influence of Muslim Brotherhood. फोर्थ स्टेज में क्या करते हैं? मीडिया प्रोपेगेंडा. इसका ना काफ़ी sophisticated मीडिया apparatus है. They include TV channels, websites, social media platforms. A very good example could be Al Jazeera. Al Jazeera का ऑफिशियल लिंक्स का अभी तक पता नहीं है. Al Jazeera का ऑफिशियल लिंक्स किसी ने अनकवर भी नहीं किया, लेकिन जिस तरह से वो मुस्लिम ब्रदरहुड के सारे प्रोपेगेंडा चलाते हैं तो आराम से कोई भी बच्चा भी सुनेगा तो एक आइडिया लगा लेगा कि यार ये किसके तरफ से बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं. और अफ्रीका में मुस्लिम ब्रदरहुड के से एफिलिएटेड काफ़ी सारे छोटा मोटा मीडिया आउटलेट्स है, मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है. दे यूज लोकल लैंग्वेज टू स्प्रेड देयर मैसेजेस. ओके, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन. वैसे आईसिस इन खुरासान, आईएसकेपी मीडिया लेके काफ़ी उछल कूद कर रहे हैं अभी आज के दिन में, पिछले 2-3 साल में, स्पेशली इन ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. ओके, but that is once again taking a leaf from the Muslim Brotherhood playbook. Point number 5 क्या करते हैं? Once they are powerful, they start allying with the local Islamist violent group, लास्ट माइल कंट्रोल लाने के लिए. जहाँ पे वो लोग का पावर नहीं है वहाँ पे भाई मैं उस जगह पे उस देश में नहीं हूँ, सो देयर इज अ इस्लामिस्ट ग्रुप देयर, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, उसके थ्रू काम करते हैं. जहाँ पे मतलब ये कभी आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं. इट ऑफ्टन इज वेरी ऑफ्टन, वेरी फ्रिक्वेंटली, क्योंकि आइसोलेशन में इतना बड़ा काम करना, पूरा दुनिया में काम करना इज इम्पॉसिबल. यू हैव टू ब्रांच आउट. So they do that. They form alliances with local Islamist groups. They teach their goals. They indoctrinate them with their goals. Multiple groups in Africa are there. One is एक नाम तो आता है JNI नाम का एक है, जमातो नसरिल इस्लाम. Basically they provide Sharia.
above everything. But their approach, as I said, they're very cool players. Their approach is not like ISIS or Al-Qaeda, and that's the USP basically. ISIS और Al-Qaeda बनोगे तो कल अंकल पीछे पड़ जाएगा, अंकल नहीं पीछे पड़ा तो वैगनर पड़ जाएंगे, कोई ना कोई तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, पब्लिक भी तुमसे गुस्सा होते रहेंगे बिकॉज यू आर बेसिकली बारबेरियंस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं. बट दे आर वेरी कूल प्लेयर, सो देयर इज पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑल्सो. देयर इज नो फियर ऑफ अंकल एंड वैगनर. सो दैट्स हाउ दे डू इट. फाइनली नंबर 6 जो पॉइंट है मुस्लिम ब्रदरहुड का, विच इज एक्सप्लॉइटिंग सेक्टेरियन एंड एथनिक डिविजन. एक स्टेज के बाद ये एथनिक और सेक्टेरियन डिवीजन पे फोकस करना शुरू कर देते हैं. इन कंट्रीज वेयर देयर आर मिक्स्ड मुस्लिम पॉपुलेशन, इन कंट्रीज वेयर देयर आर मुस्लिम एंड क्रिश्चियन पॉपुलेशन, दे प्रोमोट सेक्टेरियन वायलेंस. एंड इसको ये ना फ्रेम करते हैं कि डिफेंस ऑफ मुस्लिम राइट के लिए. अफ्रीका का एग्जाम्पल ले तो नाइजीरिया में मुस्लिम ब्रदरहुड प्रोमोट्स रिलीजियस टेंशंस रेगुलरली बिटवीन द मुस्लिम नॉर्थ एंड द क्रिश्चियन साउथ. लेबनान में किए हैं, सेंट्रल एशिया में करते हैं. सो बेसिकली दिस इज देयर सिग्नेचर. जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाते हैं लास्ट माइल अचीवमेंट के लिए ये कर लेते हैं, और ये बहुत जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाता है. तो अगर हर जगह पे ये किया है तो अफ्रीका में भी करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है. सो फाइनली कमिंग टू द क्लोजिंग रिमार्क अबाउट दिस होल गेम, अबाउट दिस होल सागा ऑफ अफ्रीका, it emerges to me personally that Muslim Brotherhood is the only player which is playing the infinite game here. China is not playing the infinite game. Uncle is not playing the infinite game. Nobody like a Wagner or a Israel or a Iran is playing the infinite game. There is only one player which is playing the infinite game, and they are absolutely patient. They have probably 150-200 year old, मतलब 150-200 year का लंबा प्लान which is being well drawn up. Their modus operandi is bearing fruit. ये tried and tested method है, and this puts the entire gang of BRI, USA, Israel, Russia in a spot, in a bind, because Islamist movements, once they are empowered, are very difficult to control. Islamization leads to sectarian tension. Islamization leads to repression of minorities and right. It leads to economic decline. Case in point, Pakistan. Conventional nation state. अगर पाकिस्तान को हम लोग कन्वेंशनल नेशन स्टेट के हिसाब से पकड़ते हैं कि कभी एक टाइम में था, हालांकि नहीं था लेकिन फिर भी ठीक है, डिबेट के खातिर पकड़ लेते हैं, तो फिर कन्वेंशनल नेशन स्टेट्स का ग्रेजुअल वीकनिंग शुरू हो जाता है. वंस देयर इज इस्लामाइजेशन, then there is sectarian tension, then there is repression of minorities, then there is minority के ऊपर violence, साथ में हाथ मिला के आ जाते हैं economic decline. So all of these things put together, they force the state, a nation to enter a stage of gradual weakening. तो ऐसे फ्यूचर सिचुएशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट, किसी का भी स्टेक सेफ नहीं है, क्योंकि देयर इज नो गारंटी. और जैसे मैंने बोला था कुछ देर पहले कि ओनली शॉर्ट टर्म प्लेयर लाइक वैगनर then finally emerges as a best player in this game. Stay light, जितना भी लेना है amass करना है, जितना भी mobilize करना है amass light, leave light, भागो light. So they are the only player that becomes well. In terms of volume, in terms of absolute value, शायद Wagner is nowhere in the game. लेकिन in terms of investment or return on investment, probably they would be, or Israel would be one of the highest scorers in the game. ओके अच्छा, ये तो एकदम बहुत डिस्टोपियन सा बात की है. ऐसा भी हो सकता है कि देयर हैपेंस एन अनप्रेसिडेंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अफ्रीका. ओके, फिर ये मतलब ना, ये जो गेम है तो ये लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए फेवरेबल बन जाएंगे, लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक के लिए देयर इज नो गारंटी. सो फाइनली अब आप ही बताओ, अंडर दिस सिचुएशन शुड इंडिया इन्वेस्ट इटसेल्फ इन अफ्रीका? अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कौन सा लेवल में इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा हद तक इन्वेस्ट करेंगे? आई विल लीव दैट टू यू. इसको कमेंट में डालिए, रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन. वी कम टू द एंड ऑफ दिस वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन अफ्रीका. If you have liked the sub point, you can research more about them at your leisure. And if you have liked the video, please press the like button, share it with your friends and families. First time viewers, please consider subscribing to Heartland Ari. I'll be back again with a new topic. तब तक के लिए stay sharp, stay smart. जय गुरु.